हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में लंबे समय से चल रहे MCD विवाद को अब समाप्त कर दिया है। इस विवाद को लेकर के कई सारे उठापटक की स्थिति देखी गई और अब ये फैसला आ चुका है कि LG महोदय के पास में MCD के कुछ महत्वपूर्ण पदों पर अपने स्तर पर नॉमिनेशन करने का अधिकार है। इसमें कोई भी हर्ज वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी संविधान के स्तर पर दिक्कत वाली बात नहीं है। आज की चर्चा में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये विवाद क्या था और वर्तमान में इस विवाद को लेकर के जो गहमा गहमी चल रही थी, इस गहमा गहमी को किस तरीके से अब शांत किया जा सकता है और साथ ही MCD की फंक्शनिंग को लेकर के बीते दिनों जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए उसके आधार पर यह फैसला कितना अधिक प्रभावी हो सकता है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस P2I अर्जुन बैच के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपये में GS की संपूर्ण पाठ्यक्रमों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और साथ ही आप 1000+ आवर्स की क्लासेस, PT मेंस टेस्ट सीरीज की सुविधा, मेंटरशिप की सुविधा, इन तमाम सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी भी वापस हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने MCD मामले में फैसला दे दिया है। इस फैसले के माध्यम से इसने ये कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल MCD में 10 एल्डरमैन नॉमिनेट करने के अधिकारी हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एल्डरमैन का मतलब हुआ कि वैसे लोग जो कि थोड़े परिपक्व अवस्था के हैं, वो परिपक्व तौर पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण संवाद कर सकते हैं और नगर पालिका या नगर निगम के स्तर पर अपने अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकते हैं, जिससे नगर निगम को अपना प्रशासन करने में आसानी हो सकती है। कुल मिलाकर यहाँ पर एल्डरमैन को इसी रूप में इंडिकेट किया जा सकता है। अब जिस तरीके से कुछ समय पहले से जो दिल्ली सरकार थी उसका ये कहना था कि जो उपराज्यपाल महोदय हैं इनके पास में अपने लेवल पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है, इनको कोई भी काम करना होगा तो हमसे पूछ करके करना होगा, यानी कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट से पूछ करके उनकी सलाह पर ही कोई भी कदम उठाना चाहिए। अदरवाइज ये कदम उनका अनिवार्य नहीं माना जाएगा, ये कदम उनका संवैधानिक नहीं माना जाएगा और इसी कारण से एक टसल की स्थिति दोनों स्तरों पर देखी जा रही थी। आइए इसमें और आगे देखते हैं क्या कुछ है। पहले न्यायालय का क्या मानना था यह भी थोड़ा विचारणीय है। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले ये माना था कि ऐसा यदि किया जाए, यानी कि इनको नॉमिनेट करने का अधिकार दिया जाए LG साहब को, तो ऐसा करने से MCD में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होता है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, उस पर असर पड़ सकता है। कहीं ऐसा न हो कि उससे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको दिक्कत महसूस होने लगे। ऐसा पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपना विचार दिया था, लेकिन फैसला उसने सुरक्षित रखा था। ध्यान रखना ये मामला बहुत पहले का है, मई 2023 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब जाकर के उसने अपना निर्णय दिया है। आगे इसमें बात करें, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना तर्क दिया उसमें यह कहा गया कि इसका आधार है कि इन एल्डरमैन के पास MCD में मतदान का अधिकार भी होगा। भाई आप तो नॉमिनेट करके भेज रहे हैं MCD में, लेकिन इनके पास में वोटिंग राइट होगी और जब इनके पास में वोटिंग राइट होगी तो ये अपने हिसाब से निर्णय को में फेरबदल करवा सकते हैं और ये 1-2 नहीं है बल्कि 10 हैं। तो ऐसे में कहीं इसका जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट न पड़े, ये उनके मन में एक आशंका जैसी स्थिति पहले देखी जा रही थी। वहीं पर अब फैसला में एक जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो इनकी सोच है, जो इनके तर्क की पहले की जो स्थिति थी उसमें जो परिवर्तन हुआ है, अब उसमें दिल्ली सरकार का जो पक्ष है उसे खारिज कर दिया गया है। वहीं पर दिल्ली सरकार का जो मंतव्य था उसमें यह कहा गया था कि उपराज्यपाल MCD में एल्डरमैन नामित करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि 1991 में 1991 में जो आर्टिकल 239AA लाया गया, जब ये प्रभावी हो गया तो इसके बाद से
यह पहली बार है कि निर्वाचित सरकार को पूरी तरह दरकिनार करके ऐसा नामांकन किया गया है। यह दिल्ली सरकार ने अपना तर्क दिया था। इससे एक गैर निर्वाचित पद को वह शक्ति मिल गई जो कि विधिवत निर्वाचित सरकार की होनी चाहिए। यह सब दिल्ली सरकार ने अपने तर्क में बातें कही कि भाई जो एलजी हैं, जो उपराज्यपाल महोदय हैं, ये कोई इलेक्टेड बॉडी तो नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए हैं और उनके पास में इतनी ज़्यादा शक्ति मिल गई। जो कि निर्वाचित सरकार है उनकी शक्ति को ही वो आगे ओवरराइड कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। दिल्ली सरकार का अपना पक्ष था। इसमें यह भी कहा गया कि उपराज्यपाल के पास कार्रवाई के केवल 2 ही विकल्प हो सकते हैं, या तो वे निर्वाचित सरकार द्वारा एमसीडी में नामांकन के लिए विधिवत अनुशंसित प्रस्ताव को मान ले या फिर उसको खारिज करके उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें। यही उनके पास में विकल्प होना चाहिए, है ना। या तो हमने जो आपको कहा, क्योंकि आप हमारी सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, इसलिए बेटर यह है कि आप हमारी या तो सलाह मान लें या फिर आप हमारी सलाह को रिजेक्ट करते हुए उसे राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दें। यही 2 विकल्प आपके पास बचता है और इन आधारों पर दिल्ली सरकार ने अपना तर्क मजबूत करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ से उपराज्यपाल महोदय की तरफ से जो तर्क दिया गया उसमें क्या बातें कही गई, उसमें यह कहा गया कि देखो एमसीडी का जो शासन है यह संविधान के भाग 9A के तहत चलता है। ये उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि देखिए साहब, जो संविधान का भाग 9 और 9A है जिसमें क्रमशः पंचायत और नगरपालिका की बात की गई है, तो यदि हम उसको देखें तो नगरपालिकाओं के लिए इसमें प्रावधान किया गया है ना। और साथ ही इस प्रावधान का जो इसमें बातें कही गई हैं नगरपालिका के संदर्भ में, इसका दिल्ली की निर्वाचित सरकार के शासन से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 239A और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने अपना ये तर्क दिया कि भाई नगरपालिका के संदर्भ में 1993 में जो चीज़ें बनी, भाग 9A और भाग 9 को जोड़ा गया, उसमें जो प्रावधान किया गया है उसका इससे क्या लेना देना है। हम तो इसके प्रावधान के अनुसार काम कर रहे हैं ना, तो आप इसका हवाला क्यों दे रहे हैं कि भाई अनुच्छेद 239AA और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम का आप हवाला क्यों दे रहे हैं। हम तो नगरपालिका के संदर्भ में जो बातें कही गई हैं भाग 9A के अनुसार उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ये तर्क उपराज्यपाल महोदय की तरफ से दिए गए। अब वर्तमान में जो फैसला हुआ है उसमें क्या बातें कही गई, उसमें यह कहा गया है कि एल्डरमैन का नामांकन उपराज्यपाल का सांविधिक कर्तव्य है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं न्यायपालिका ने यह भी तर्क दिया है, यानी सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह भी तर्क दिया है कि देखिए 1993 में जो संशोधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम है उसकी धारा 3(3)(b)(1) के मुताबिक उपराज्यपाल एल्डरमैन को नियुक्त करने के अधिकारी हैं। ये बातें सर्वोच्च न्यायालय ने कही हैं और निश्चित तौर पर अब इसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। इस प्रावधान के मुताबिक निगम में अधिकतम 10 लोगों को नामित किया जा सकता है ना। इस प्रावधान के मुताबिक धारा 3(3)(b)(1) इसके मुताबिक जो नगर निगम है एमसीडी है, इसमें अधिकतम 10 लोगों को नामांकित किया जा सकता है जिनकी आयु 25 वर्ष से या 25 वर्ष की हो या 25 वर्ष से ज़्यादा की हो और जिन्हें नगर प्रशासन में विशेष ज्ञान या एक्सपीरियंस प्राप्त हो। क्लियर है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो 25 वर्ष और उससे ज़्यादा की बात हो रही है। आपने कहा कि एल्डरमैन, तो एल्डर तो मुझे लग रहा था कि 75-80 वर्ष के, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा जो कहना था उसमें यही कि वयोवृद्ध नहीं बल्कि एक जो परिपक्व बुद्धि के लोग हैं उनको यहाँ पर शामिल करने की बात की गई है। पहले के समय में दरअसल एल्डरमैन इन्हीं लोगों के लिए यूज़ किया जाता था, है ना। बहुत ही वयोवृद्ध किस्म के लोगों के लिए ही यूज किया जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर ये जो आधार दिया गया है इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि दिल्ली के प्रशासक में निहित यह अधिकार न तो अतीत का अवशेष है और न ही संवैधानिक शक्ति का अतिक्रमण है। सीधे सीधे ये कहा है भाई कि ऐसा नहीं है कि पहले का कुछ अवशेष है इसलिए हम इसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम जो है सो है। इसमें हम रत्ती भर भी प्लस माइनस नहीं करेंगे।
इसके अलावा और क्या बातें कही गई हैं? अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सवाल है कि यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है। तो एमसीडी की अस्थायी समिति का गठन लंबे समय से लंबित है ना। कार्यवाहियों में देरी हो रही है। 5 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट के लिए जो स्थायी समिति है उसकी मंजूरी जरूरी होती है, और जब तक ये जो एल्डरमैन है वो उसमें शामिल नहीं होंगे तब तक एमसीडी की स्थायी समिति का गठन नहीं होगा। तो ये सारी कुछ जो एग्जीक्यूशन के स्तर पर दिक्कतें थी ये सामने आ रही थी। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में देरी हो रही थी। आपको पता होना चाहिए कि बीते दिनों किस तरीके से एक तनाव की स्थिति देखी गई जब ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बहुत ही दुखद घटना घटी, है ना। नालों की सफाई को लेकर करके एक अनियमितता की स्थिति देखी गई। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भी इसमें फटकार सुनाई गई एमसीडी और बाकी जो भी अधिकारीगण थे उनके अगेंस्ट में। गेटिंग इट? तो ये कितनी बड़ी त्रासदी सामने आई केवल कुछ गलतियों के कारण, केवल कुछ लापरवाहियों के कारण, है ना। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में इसकी वजह से देरी हो रही थी। जल भराव और नालों की सफाई और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में असफल रहने पर एमसीडी पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर एमसीडी ऐसा क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं नालों की सफाई करवा रही है। आधा बरसात का समय बीत गया। गेटिंग इट? तो ये सारी स्थितियां यहाँ पर हैं। नगर निगम सचिवों के अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति में भी देरी हो रही थी। जो भी सचिवों के स्तर पर जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स होते थे उनकी नियुक्ति में भी इसकी भूमिका रहती है एमसीडी के स्थायी समिति की। तो इन सब कारणों से जो एक परेशानी झेलनी पड़ रही थी अब वो परेशानी नहीं रहेगी। अब जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया है निश्चित तौर पर बहुत ही अधिक मार्केबल है, और अब यह आशा की जा सकती है कि एमसीडी में नए सिरे से जो भी व्यवस्था बनेगी उसके आधार पर एमसीडी अपने कार्यों को सुचारू तरीके से कर सकेगी। यहीं पर ध्यान ये भी रखना होगा कि वर्तमान में जिस तरीके से तनाव का ये माहौल चल रहा था दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में, अब उसे पूर्ण विराम लगा दिया गया है। इस मामले में एलजी महोदय की जीत हुई है। खैर, आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और महत्वपूर्ण प्रोग्राम में। और यदि आप इस प्रोग्राम के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और देन फिर आप इसको एक बार अपने स्तर पर रिवाइज भी कर सकते हैं। साथ ही यदि आप जीएस की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, IAS प्री और मेंस 2025 का आपका टारगेट है, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके जरिए आप जीएस के संपूर्ण कोर्स को बहुत ही एफोर्डेबल फी में खरीद सकते हैं दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपये में, जिससे आप अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।